नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। हम मई 2025 का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को कवर करता है। हमने पार्ट 1 कुछ दिन पहले रिलीज़ किया है। आज हम आपके पास पार्ट 2 रिलीज़ करने वाले हैं। इस पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, 20 से 25 क्वेश्चन का यह सीरीज़ होगा, जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, जो कि अन्य अलग-अलग एग्ज़ाम में आएँगे। जैसा अभी फ्यूचर में आपका एडीआई का एग्ज़ाम है, एडीओ का एग्ज़ाम है, आबकारी आरक्षक का एग्ज़ाम है, सीजीएसआई का एग्ज़ाम है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आपको काम आएँगे। इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मतलब 27 में हैं हम। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 2025 में छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी छोटी मेहरा ने कौन सा पदक जीता है। ये हमारी छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है छोटी मेहरा। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों, 2 कांस्य पदक जीते हैं। ये 2 कांस्य पदक जो है अलग-अलग गेम में जीते हैं। मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पी 2025 में कबीरधाम जिले की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी छोटी मेहरा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कितने कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों? 2 कांस्य पदक जीते हैं। 11 से 13 मार्च के बीच यह प्रतियोगिता था, दिल्ली में था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में था और इन्होंने कबीरधाम की रहने वाली है, आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस गेम में 20 से अधिक देशों ने पार्टिसिपेट किया था और यह पहली दफ़ा है यह भारत में आयोजित होने वाली पहली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री है। प्री पिक्स मतलब आपको इसको ध्यान रखना है कि पहली बार भारत में यह ऑर्गेनाइज हुआ है और जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े-बड़े देश के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा छोटी मेहरा जो है वो गोला फेंक और चक्र फेंक, ये 2 अलग-अलग इवेंट में कांस्य पदक जीती है। पिछला क्वेश्चन था आपका, इसको ध्यान रखिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 को राष्ट्रपति द्वारा कब हस्तांतरित किया गया, कब हस्ताक्षर किया गया? देखो दोस्तों, कोई भी बिल अधिनियम जब पास होता है तो पहले लोकसभा में पेश होता है या फिर राज्यसभा में पेश होता है। दोनों में से कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है। उसके बाद ही राष्ट्रपति का साइन होता है, उसके बाद वह कानून का रूप लेता है। राष्ट्रपति के बिना साइन के कानून का रूप नहीं लेता है। तो आपको ये भी बताना है कि लोकसभा में कौन सी तारीख को पास हुआ और राज्यसभा में कौन सी तारीख को पास हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा कब साइन किया गया। तो आपका क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा कब साइन किया गया। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा 8 अप्रैल 2025 को साइन किया गया। इसके पहले लोकसभा में 3 अप्रैल को पास हुआ है और राज्यसभा में 4 अप्रैल को यह बिल पास हो गया है। आइए वक्फ संशोधन बिल क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम भारतीय लोकसभा में 8 अगस्त 2024 से यह बिल पेंडिंग था, क्योंकि इसको पेश कर दिया गया था, तब से यह मामला चल रहा था। पुराने समय में जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को निरस्त करने जो चल रहा था पहले, वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने का प्रयास है। 2 अलग-अलग बिल थे, उसको संशोधन किया जाएगा 2025 के द्वारा। आपको ध्यान देना है, यह जो बिल है वो भारत में वक्फ संपत्ति को नियंत्रित करने वाला है। वक्फ मतलब मुस्लिम कम्युनिटी की जो संपत्ति है, मुस्लिम कम्युनिटी का जो एक बिरादरी है, वक्फ जो एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी संपत्ति को नियंत्रित करने के लिए है। अधिनियम का नाम बदलकर संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। संयुक्त वक्फ प्रबंधन के नाम से जाना जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में 3 अप्रैल को और राज्यसभा में 4 अप्रैल को पारित हुआ। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लोकसभा और राज्यसभा में पहले पारित होना है, उसके बाद ही राष्ट्रपति को यह बिल जाता है। तो 3 और 4 अप्रैल को जब पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास 5 अप्रैल को यह बिल गया और 5 अप्रैल को जब बिल गया तो 8 अप्रैल को यह बिल जो है, माफ कीजिएगा, 5 अप्रैल को ही यह स्वीकृति मिल गई। 5 अप्रैल को ही राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिल गई, लेकिन ये अधिनियम 8 अप्रैल से लागू किया गया है। देखिए, 3 अप्रैल को लोकसभा में
4 अप्रैल को राज्यसभा में और राष्ट्रपति के द्वारा 5 अप्रैल को ही साइन कर दिया गया था महामहिम द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, लेकिन लागू 8 अप्रैल से होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे लागू 8 अप्रैल से होगा। ठीक है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के प्रमुख संशोधन उसको जान लीजिए। एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा जिसमें 3 व्यक्ति रहेंगे, ठीक है, जो कि न्याय शास्त्र और मुस्लिम कम्युनिटी के धर्मों के बारे में या उसके कानूनों के बारे में जाने। 3 सदस्यीय कमेटी होगा। महिला सदस्यों का होना जरूरी है, जिसमें 2 महिला सदस्य बहुत जरूरी है राज्यों में, क्योंकि उससे महिला हितधारकों के उनकी रक्षा की जा सके, महिलाओं के बारे में बात की जा सके। वक्फ संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार का वक्फ की संपत्ति को कोई बिक्री नहीं किया जाएगा, किसी के द्वारा लेन देन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। जो लीज अवधि है उसको 3 साल से बढ़ा के 30 साल कर दी जाएगी। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये 3 साल में किसी दुकान को देना, किसी शॉपकीपर को देना, इस प्रकार के कार्य होते थे, लेकिन 30 साल तक अवधि करने से क्या है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई भी संगठन है जिसका बेहतर यूटिलाइज करने के लिए इस अवधि को बढ़ाया गया है। सरकारी निगरानी में रहेगा। सरकारी निगरानी में रहने से किसी प्रकार की उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी, जवाबदेही बढ़ेगी। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कलेक्टर की भूमिका। जिला कलेक्टर को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उस भूमि का सर्वेक्षण कर सकेगा, स्वामित्व निर्धारण कर सकेगा कि वह जमीन एक्चुअल में किसका है। तो कलेक्टर को पावर दे दिया गया दोस्तों वक्फ संशोधन अधिनियम में, इसको आपको खासा ध्यान रखना है। उसके अलावा ये बताना है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है। देखो दोस्तों, हर संगठन के पास अपनी एक संपत्ति है। जैसे वक्फ बोर्ड है उसी प्रकार से देखिए श्राइन बोर्ड है। श्राइन बोर्ड कहाँ है बताओ, ये है वैष्णो देवी के पास, वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी जो टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, वहाँ श्राइन बोर्ड है। तिरुपति मंदिर है, उनका अपना बोर्ड है। दंतेश्वरी मंदिर है दंतेवाड़ा में, उनका अपना बोर्ड है। इस प्रकार से अलग अलग बोर्ड होता है जो संपत्ति रखती है। तो वक्फ बोर्ड एक सबसे पावरफुल और बहुत पैसे वाली बोर्ड है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड है, उसके पास कितनी संपत्ति है ये आकलन किया गया, तो पता चला कि 5,000 करोड़ की संपत्ति छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के पास है। आइए डिटेल से देखते हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड। आपको बताना है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, बताएंगे। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। 85% से अधिक संपत्ति अवैध कब्जा माना जा रहा है। राज्य में लगभग 5,732 अचल संपत्ति है और 1,084 संस्थान संचालित है। इन 5,000 करोड़ की संपत्ति में ये चीजें संचालित है। संपत्ति का अनुमानित मूल्य 5,000 करोड़ है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अवैध कब्जा माना जा रहा है कि 80 से 85% अवैध कब्जा ऐसा बोला जा रहा है, उसको अभी सब्जेक्ट टू चेक है, ऐसा नहीं कह सकते। संपत्ति का प्रकार है 371 मस्जिदें हैं, 92 मदरसा है, 142 ईदगाह है इन जगहों पे। प्रशासन क्या है, वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है और राजस्व इकट्ठा करता है। जैसे मस्जिदों से कुछ किराया या इस मदरसा से या इस तरीके से इनसे नॉमिनल बहुत किराया, उसके अलावा दुकानें किराए में दिए हुए हैं जिससे आय का साधन होता है, आय मिलता है और वक्फ बोर्ड के पैसे उससे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरे देश की बात की तो 73,000 से ज़्यादा संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजना के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कितनी धनराशि देने की मंजूरी दी है। आपको ध्यान रखना है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, इन्होंने कितनी धनराशि देने की बात की गई, तो दोस्तों 8,741 करोड़ 8,741 करोड़ रुपए रेल परियोजना के लिए दिया है, जिसमें खरसिया जो कि रायगढ़ में है, फिर उसके बाद नया रायपुर से परमालकसा जो है राजनांदगांव के पास है। इस रूट में नया ट्रेन चलने वाला है जो कि 278 किलोमीटर का है। आपको ध्यान देना है, 278 किलोमीटर का रेल लाइन जो है नया शुरू होने वाला है, यहाँ पे रेल चलने वाली है, जिसकी लागत 8,741 करोड़ है। डिटेल से देख लेते हैं। 278 करोड़ का जो है वो रेल लाइन है। दुर्ग और राजनांदगांव के बीच में एक परमालकसा है। खरसिया से लेकर नवा रायपुर होते हुए परमालकसा तक यह ट्रेन चलेगा, जो कि रायगढ़, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव लोगों को फायदा होगा।
कुल 8 जिलों को कवर कर रहा है यह योजना। इसमें क्या है, रेल कनेक्टिविटी को बेहतर मिलेगा, छत्तीसगढ़ में आगे विकास होगा, छत्तीसगढ़ का अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। ऑब्वियस सी बात है, रेल लाइन खुलने से उस क्षेत्र के लोगों का आना जाना बेहतर हो जाता है, उससे क्या है वहाँ के लोगों का विकास भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक एक संगठन आपको पता है ना, बिम्स्टेक सम्मेलन में थाईलैंड के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से निर्मित मोर के आकार का ढोकरा आर्ट दिया है? सबसे पहले आपको बताना है ढोकरा आर्ट क्या है। ढोकरा आर्ट जो दोस्तों बस्तर क्षेत्र का एक बहुत बेहतर आर्ट है, जिसमें ये देखिए ये ढोकरा आर्ट का प्रमाण है, और यही गिफ्ट मोदी जी के द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो ये जो आर्ट है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ का आर्ट है, जो कि बस्तर क्षेत्र का है। खास तौर पे कोंडा गांव का यह आर्ट है, खास तौर पे कोंडा गांव का यह आर्ट है। इसके बारे में देख लेते हैं। बिम्स्टेक जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें मोदी जी ने अटेंड किया है, और थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीमती पेंतोगाटान सीनावात्रा जी अटेंड करी है। इनको यह गिफ्ट दिया गया है। इस गिफ्ट में क्या है, छत्तीसगढ़ में निर्मित ढोकरा आर्ट पीतल की मोर आकृति नुमा नाव है, ध्यान रखेंगे। इस नाव में एक चलाने वाला भी है, ये देखिए ये नाव में चलाने वाला भी है, और ये उनकी संगिनी है, और यह मोर है, ठीक है बहुत सुंदर है। इसका निर्माण प्रदेश के जनजातीय कारीगरों द्वारा पारंपरिक तकनीक लॉस्ट वैक्स, ध्यान रखेंगे, लॉस्ट वैक्स ढलाई से की गई है। मोर के आकार में बनी नौका पर बारीक नक्काशी की गई है। नाव पर आदिवासी नाविक है। यह प्रकृति और मानव के मध्य प्रेम को दर्शाता है। यही प्रदेश का ढोकरा आर्ट है, प्रकृति और मानव के बीच प्रेम को दर्शाता है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में नवा रायपुर में ई रिक्शा की शुरुआत किस संगठन द्वारा किया गया है? देखो दोस्तों, ई रिक्शा बैटरी से संचालित होती है, आप सभी को पता है, जो कि प्रदूषण मुक्त होता है। और इस योजना की शुरुआत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उसके द्वारा छत्तीसगढ़ में जो बिहान योजना है, जिसको स्व सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा दोनों के कोलैबोरेशन से चालू किया गया है। इसमें सरकार द्वारा छूट दी जाएगी स्व सहायता समूह की महिलाओं को, और ये देखिए विष्णुदेव साय के द्वारा चाबी हैंडओवर किया जा रहा है। इससे क्या हुआ, महिलाएं जो है स्वावलंबन होगी, आय के साधन निर्मित होंगे, उद्यमिता होगा, एंटरप्रेन्योर बनेंगी, पैसे कमाएंगी, सशक्त होंगी पैसे कमाने से। और ये पिंक कलर का ई रिक्शा इनको दिया गया है। प्रदूषण रहित होता है, मैं आपको पहले ही बताया हूँ, ठीक है। ये ई ऑटो सेवा जो कि बिहान महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्र सरकार द्वारा नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? दोस्तों पहले राजनांदगांव एक बड़ा जिला हुआ करता था। इस राजनांदगांव जिले में छुई खदान, गंडई, खैरागढ़ भी आते थे, और मोहला मानपुर आता था। क्या आता था? मोहला मानपुर आता था। लेकिन राजनांदगांव जिले को दो अलग अलग और जिलों में डिवाइड कर दिया गया। राजनांदगांव मेन जिला रह गया है, उसके अलावा ये एक अलग जिला बन गया है, उसके अलावा ये अलग जिला, तो कुल मिला के 3 जिला बन गए हैं। तो राजनांदगांव को प्लेन एरिया माना गया, इसलिए मुक्त कर दिया गया है। खैरागढ़ छुई खदान भी प्लेन एरिया, इसलिए इसको भी मुक्त कर दिया गया है। कवर्धा को भी मुक्त कर दिया गया है। कवर्धा में जो नक्सल घटनाएं होती थी, अब वो घटनाएं नहीं होती, इसलिए उपरोक्त सभी जिलों को नक्सल मुक्त कर दिया गया। देखिए राजनांदगांव है, ठीक है, ये कवर्धा है, तो ये यहाँ पे इस तरफ ये मोहला मानपुर है, तो मोहला मानपुर बस को नक्सल अफेक्टेड जिला है करके बोला गया है। बाकी तीनों जिलों को हटा दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण उद्यान का शुभारंभ किस जिला में किया गया? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य से है दोस्तों। तो पर्यावरण उद्यान एक वो है जिसको शुभारंभ किया गया है, नया जो है, ये हमारे विष्णुदेव साय हैं, और खुद के जिला जो जसपुर है वहाँ विकास किया जा रहा है। ध्यान देंगे, अब देखिए विष्णुदेव साय खुद जसपुर से हैं, कुनकुरी विधानसभा से हैं दोस्तों, है ना, कुनकुरी विधान, तो अपने विधानसभा में विकास तो करेंगे ही करेंगे। तो अब आपको जितनी भी विकास योजनाएं हैं वो ज़्यादातर विकास योजना जसपुर जिला में देखेंगे। अगर आपको ये ध्यान नहीं होगा, याद नहीं होगा, तो जसपुर जिला मार के क्वेश्चन में आंसर मार के आ सकते हैं। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। CM साय ने बगिया स्थित पर्यावरण उद्यान का किया लोकार्पण।
ठीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जसपुर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव बगिया, उनका गांव क्या है बगिया, में पर्यावरण उद्यान का शुरुआत किया। 53 लाख का बजट है इनका, 28 हेक्टेयर में फैला है। यहाँ क्या क्या मिलेगा, चिल्ड्रन पार्क, वाटरफॉल, मेडिटेशन हट, बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन करना चाहिए सभी विद्यार्थियों को 10-15 मिनट, और एस्पिरेंट के जीवन में मेडिटेशन का बहुत महत्व है। अगर अभी तक आप लोग नहीं जान पाए हैं तो आप अनभिज्ञ हो अपने अंदर के कोर से, अपने अंदर के मोटिवेशन से, अपने अंदर के क्या कहना चाहिए टैलेंट से अभी भी आप अनभिज्ञ हो। अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो तो ट्राई करो मेडिटेशन करने का। तितलियों के लिए जीवन चक्र को प्रदर्शित करने वाली अलग अलग चीज़ें हैं, बटरफ्लाई जोन बनाया गया है। तो ये है पर्यावरण उद्यान। अगला है आपका कोरबा जिले के किस क्षेत्र में लिथियम का पता चला है। लिथियम बहुत ही Li जिसका परमाणु वैल्यू है 3, केमिस्ट्री वाले दोस्तों को पता होगा। तो कोरबा के सभी ये जगह हैं, तो आपको बताना है किस क्षेत्र में मिले हैं, है ना। ये मिला है दोस्तों करतला ब्लॉक, मतलब ब्लॉक नहीं है ये जगह है, करतला ब्लॉक। तो करतला ब्लॉक में क्या है, लिथियम का पता चला है। कटघोरा तो आप लोग जानते ही हो, है ना। और दूसरा है पाली। पाली की एक विशेषता है, यहाँ एक शिव मंदिर है दोस्तों, जिसको बानवंशी शासक विक्रमादित्य ने बनाया था। और इसी विक्रमादित्य को कलचुरी के शासक जो है आक्रमण किए यहाँ पे, और पाली में आक्रमण किए, और आक्रमण करने के बाद जो है कलचुरी राज्य की स्थापना किया, कलचुरी शासक की स्थापना किया। हालांकि पाली को राजधानी नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन पाली में ही आक्रमण करके ओडिशा के बानवंशी शासक को भगा दिया गया। यहाँ के शिव मंदिर को आपको ध्यान रखना है। पोड़ी उपड़ोड़ा सबसे बड़ा तहसील है दोस्तों, सबसे बड़ा तहसील है पोड़ी उपड़ोड़ा, आप ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा में शुरू होने वाली देश की पहली लिथियम माइंस, देश की कौन सी नंबर की है, पहली लिथियम माइंस, ध्यान देंगे। बेहद खास है यह खदान, देखिए पढ़ लेते इसके बारे में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के कोरबा के कटघोरा के लगभग 250 हेक्टेयर, 250 हेक्टेयर आप समझ लीजिए, इसको 2.5 से गुना कर लीजिए, एकड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। क्षेत्र में लिथियम के बड़ा भंडार होने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल इसी क्षेत्र के हैं ना वो। लिथियम के एक अहम धातु है जिससे राज्य और देश के विकास की नई दिशा अग्रसर होंगी। छत्तीसगढ़ में देश का पहला लिथियम खदान जल्द ही शुरू होने वाला है। कोरबा जिले के कटघोरा में शुरू होने वाले लिथियम खदान भारत में लिथियम के उत्खनन का पहला प्रयास होगा, जो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र में एक नई दिशा देगा। मुझे चेक करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में कटघोरा दिया हुआ है, कटघोरा मैं अभी आपको एक मिनट चेक, माफ कीजिएगा दोस्तों, यह जो लिथियम माइंस है वो करतला में नहीं है, ध्यान देंगे, कटघोरा में है। किस में है, कटघोरा में है, ठीक है, ध्यान देंगे, लिथियम माइंस कटघोरा में है, क्लियर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के किन अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट में आपको बताना है कि कौन से अभ्यारण्य है जिसको मान्यता मिला है। अचानकमार, सेमरसोद, बादलखोल, तमोर पिंगला, सीता नदी, पामेड़, भोरमदेव, भैरमगढ़, बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 है आपका बादलखोल और तमोर पिंगला। आप मैप पे देख सकते हैं, आपका जो है तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है ये मैप पुराना है तो इसमें शायद नहीं दिया है, तो आपका बादलखोल इस क्षेत्र में हो जाएगा और तमोर पिंगला जो है वो सूरजपुर में हो जाएगा। तो दो क्षेत्रों को मिलाकर के इसको प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी गई, याद रखेंगे, बादलखोल और तमोर पिंगला। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित बादलखोल, तमोर पिंगला अभ्यारण्यों को प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए मान्यता दी है। इस मान्यता के माध्यम से सरकार इन अभ्यारण्यों में हाथियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता देंगे। तो आपको ये समझना है कि केंद्र सरकार से पैसे मिलने वाले हैं यहाँ की चीज़ों को संरक्षण के लिए। किसको संरक्षण के लिए, हाथियों को संरक्षण के लिए। आपको बता दूं बादलखोल अभ्यारण्य जो है वो जसपुर जिला में है, ठीक है। उसी प्रकार से तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है वो सूरजपुर में है दोस्तों, जो कि हाथियों का यहाँ पे गढ़ है, निवास है। यह अभ्यारण्य उड़ीसा और बिहार से आने वाले हाथियों के लिए महत्वपूर्ण गलियारों के रूप में क्या कार्य करता है। देखिए उड़ीसा और बिहार के नज़दीक पड़ता है ये दोनों
जो अभ्यारण्य है, तो वहाँ से क्या है, कॉरिडोर निर्माण करते हैं। कॉरिडोर मतलब एक रास्ता जहाँ से हाथियों का आना जाना होता रहता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो हाथियों के लिए संरक्षण और प्रबंधन ध्यान रखेंगे के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। पैसे देते हैं और टेक्नोलॉजी देते हैं कि किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाएगा। उससे क्या होगा, उद्देश्य क्या है इसका, हाथियों के आवासों को संरक्षित करना, जहाँ वो हाथी रहते हैं उसको संरक्षण करना है। मानव और हाथी संघर्ष क्या होता है, कोई कोई मानव जो है हाथियों को मार देते हैं, कभी कभी हाथी मानव को मार देते हैं, तो दोनों का संघर्ष जो है उसको कम करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना, ताकि हमारे हाथियों की संख्या लगातार बढ़ोतरी हो, ताकि हमारे पारिस्थितिक तंत्र संतुलन रहे। इसके अंदर क्या क्या कार्य किए जाएंगे दोस्तों, वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा तस्करी को रोकना है, हाथियों के आवासों की सुरक्षा और प्रबंधन करना है, मानव हाथी संघर्ष को कम करना है, हाथियों के स्वास्थ्य और कल्याण की निगरानी करना है। इसका उद्देश्य ये है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये, हाल ही में चर्चित मतौर मेला किस जिले में संबंधित है। देखिए, मतवार होता है एक, मतवार मतलब क्या होता है, जो अधिक शराब का सेवन करता है। मतवार मतलब होता है अधिक शराब का सेवन करता है। लेकिन आपको बताना है मतूर मेला कहाँ होता है, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव, कांकेर नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका कोंडागांव। देखिए कोंडागांव में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सामूहिक रूप से, देखिए सामूहिक रूप से मछली पकड़ते हैं, कितना अच्छी प्रथा है। कभी कभी तो लोग, हम शहर में रहते हैं, 5 लोग इकट्ठा होना मुश्किल हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1000-2000 की संख्या में लोग तालाब में मछली पकड़ रहे हैं, और किसी को चिंता नहीं है कि मैं कम मछली पकड़ूंगा, मैं ज़्यादा मछली पकड़ूंगा। हम तो इतने लालची हो चुके हैं इस जीवन में कि एक कोई चीज़ हमारे से जाता है तो हमको बड़ा बुरा लगता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के बस्तर में कई परंपराएं सदियों से चली आ रही है। उनमें से एक ऐतिहासिक बंधा मतौर मेला, ध्यान रखें, कोंडागांव की परंपरा है। 14 साल के बाद कोंडागांव में, कितने साल बाद हो रहा है, 14 साल बाद, 14 साल बाद हो रहा है, में मेले का आयोजन हुआ है। खास बात यह है कि मेले में ना तो झूला है, ना तो दुकानें हैं, ना आपको कुछ खाने को मिलेगा, ना आपको झूलने को कुछ मिलेगा। तालाब में सामूहिक मछली पकड़ने की परंपरा है। गांव वालों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, साथ मिलकर यह परंपरा निभाई। 40 गांव के करीब 2500 लोगों ने साथ मिलकर मछली पकड़ा है। बताओ, 2500 लोगों ने एक साथ मछली पकड़ा है। अपने गांव के में क्या, अपने रिश्तेदारों को भी बुला के मछली पकड़े, कितनी अच्छी प्रथा है यार। ऐसे कम्युनिटी प्रोग्राम होने चाहिए। 35 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में पंचायती राज दिवस के अवसर पर किस योजना की शुरुआत की गई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन ये है। और इस दिन कौन सी योजना की शुरुआत की गई, आप बताएंगे। इस दिन दोस्तों अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया गया है। और 24 अप्रैल को 2025, 24 अप्रैल को, प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन एडीओ के लिए लिख लो आप लोग अपने एग्जाम में, ठीक है। प्रदेश की 1460 ग्राम पंचायतों में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र शुरू हो रहे हैं। कितनी पंचायत भाई, 1460 पंचायत, ध्यान रखिए। इसमें इंटरनेट की सेवाएं भी मिलेंगी, सभी चीज़ें डिजिटल रूप में होंगी, है ना। राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, सारी चीज़ें। आजकल पीडीएस जो है, जो हमें राशन मिलता है, वो सभी ऑनलाइन ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कितने औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। बहुत सारे औद्योगिक पार्क की चर्चा हो रही है। नई औद्योगिक नीति लागू है छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में 4 नए औद्योगिक पार्क की घोषणा की गई है। इस 4 नए औद्योगिक पार्क को मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो कि राजनांदगांव जिले के ग्राम पटेवा में स्थित है, ठीक है। स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर राजनांदगांव जिले की ग्राम बीजेतला में है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। तीसरा रेडीमेड गारमेंट पार्क नवा रायपुर में खुलेगा। फर्नीचर क्लस्टर नवा रायपुर में खुलेगा। तो 2 नया रायपुर में है और 2 राजनांदगांव में। आपका राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है और स्पेस मैन्युफैक्चरिंग है। रेडीमेड और फर्नीचर जो है वो आपका नया रायपुर में खुलने वाले, उसके लिए जमीन अलॉट की गई है, पैसा अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, नए औद्योगिक पार्क बनाने से यहाँ पे
उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सरकारी नौकरी के लालच को छोड़ करके एंटरप्रेन्योर बने या और अन्य कार्यों में इंगेज हों, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे बहुत सारे युवा लगे रहते हैं, जिससे उनके उम्र बढ़ जाते हैं, 25 साल, 27 साल, 30 साल हो जाते हैं, जिससे हम जो युवा जो पोटेंशियल है, हमारा एनर्जी है, वो सही दिशा में दे नहीं पाते हैं, ऐसा मानती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छत्तीसगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन किसान श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत भूमिहीन किसानों को, जिसके पास कोई भी जमीन नहीं है, उसको कितने राशि देने का प्रावधान है? 10,000, 20,000, 30,000? बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो 10,000 रुपये राशि देने का प्रावधान है। अब आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। 10,000 रुपये राशि प्रत्येक वर्ष देने का प्रावधान है। इसके अलावा मुझे ये बताएंगे, जो किसान है उसमें पीएम सम्मान निधि मिलता है। पीएम सम्मान निधि, आप लोग किसान हो, आप लोग को पता होगा कितनी राशि मिलती है साल में? ठीक है, कितनी राशि मिलती है साल में? पीएम किसान सम्मान निधि आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियम में संशोधन किया गया है। संशोधन में किया करने के बाद उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को कौन सी सुविधा प्रदान की जाएगी? जो उद्योग में दोस्तों कार्यरत हैं औद्योगिक भूमि में, है ना, उसको क्या सुविधा मिलने वाला है, कौन सी योजना का लाभ मिलने वाला है? तो दोस्तों उनको भोजन तो मिलता ही है, परिवहन भी मिलता है। उनको आवास सुविधा की कमी थी, घर बना नहीं पा रहे थे बेचारे, तो उनको आवास सुविधा देने की छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है। सभी लोगों को आवास दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रॉपर बजट दिया हुआ है आवास बनाने के लिए। उसके तहत ही सभी गरीब परिवारों को जो आवास नहीं बना पा रहे हैं, घर नहीं बना पा रहे, पक्की मकान नहीं बना पा रहे, उन लोग को आवास देने का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? आप लोगों को पता है बजट में जब ओपी चौधरी जी पेश किए थे, तब इस इंस्टीट्यूट का उन्होंने जिक्र किया था। ओपी चौधरी जी ने जिक्र किया था। तो ये नवा रायपुर, आपका जो नवा रायपुर है, अटल नगर है, अटल नगर के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। तो वहाँ फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट है दोस्तों, रायपुर में, ठीक है। IIM है, NIT है, IIT है अपने भिलाई में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, IIIT है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। HNLU है, HNLU क्या, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है। तो काफ़ी प्रॉस्परस छत्तीसगढ़ है और बन रहा है, हमें इस पर गर्व होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार की द्वारा निम्न में से किस संस्थान में पढ़ाई हेतु मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई है? देखिए, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना अपने आप की पहली ऐसी स्कीम है जिसको CM विष्णुदेव साय ने शुरू किया है। किस इंस्टीट्यूट से साथ मिलकर? ये देखो दोस्तों, IIM का बिल्डिंग है, ये IIMR लिखा हुआ है, देखिए IIMR है ना। तो IIM के साथ मिल करके छत्तीसगढ़ सरकार ने फेलोशिप स्कीम शुरुआत की है। और आपके लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हो और MBA वगैरह करना चाहते हो, तो देखो ये 2 साल का कोर्स होगा, MBA होगा। इसके जो सब्जेक्ट होंगे तो क्या होगा? लोक नीति और सुशासन, पब्लिक पॉलिसी बोल लीजिए, है ना, लोक नीति और सुशासन, ये आपका सब्जेक्ट होगा। 50,000 रुपये मिलेंगे आपको पर मंथ, ध्यान रखो, ठीक है। और पूरा जो भी खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता अगर MBA करना चाहते हो तो। दूसरा, 23 अप्रैल से लेके, अभी डेट चल रहा है, मेरा वीडियो आप देख रहे हो ना, 23 अप्रैल से लेके 11 मई, है ना, 23 अप्रैल से लेके 11 मई तक आवेदन कर सकते हो। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप MBA फर्दर हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हो, या आपके भाई बिरादरी में लोग करना चाहते हो, तो उनको जरूर सजेस्ट करें, बहुत अच्छा चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि उसमें ना बहुत सारे IAS IP, देखो उसमें क्या IAS IPS IFS अदर स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस वाले लोग, सभी लोगों से इंट्रैक्शन होगा। उन लोगों के द्वारा क्लास भी लिया जाएगा, और IIM के प्रोफेसर के द्वारा तो लिया ही जाएगा, स्टेट के ऑफिसर्स के द्वारा भी लिया जाएगा। उसमें बहुत सारे मंत्री विजिट करेंगे। तो आपका क्या है, कॉन्टेक्ट बनेगा, आपका कॉन्टेक्ट बनेगा। तो फ्यूचर में अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको ईजिली फाइनेंस मिलेगा, ईजिली पैसे मिलेंगे, सीधी बात ये है, ठीक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत
आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण, सर्वे मतलब, के लिए मोर दुआर साय सरकार, क्या मोर दुआर साय सरकार महाअभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, बताएंगे। जैसे सीएम बघेल ने, भूपेश बघेल ने शुरुआत किया था मितान योजना, जो घर घर जाकर के सेवाओं का लाभ देते थे, उसी प्रकार हाउस के लिए मोर दुआर साय सरकार शुरू किया गया है। तो इसके क्या पूछ रहे हैं यार, इसमें महाअभियान की शुरुआत किस, ऑब्वियस यार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसमें इसका डिटेल देख लेते हैं। कहाँ शुरुआत किया गया भाई, बस्तर जिले में, कौन से गांव में, घाट पदमूर में, 15 अप्रैल को शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसके तहत क्या है, जिनको आवास नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, पक्का मकान नहीं मिला, उनका सर्वेक्षण किया जाएगा। और 15 से 30 अप्रैल, यह तिथि भी आगे बढ़ गई है, ठीक है, यह तिथि भी आगे बढ़ गई, 30 अप्रैल से मई चला गया है, तिथि देख लीजिए आप लोग, है ना। जिनको पक्का मकान नहीं मिला है उन सभी को पक्का मकान देने के लिए यह अभियान चल रहा है, ध्यान देंगे। इसमें मुख्यमंत्री ने खुद घर घर जाकर के सर्वेक्षण किया था जब बस्तर आए थे। तो इस महाअभियान में देखिए 15 से 19 अप्रैल में क्या जिला और ब्लॉक लेवल पे यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, 20 से 28 अप्रैल को ग्राम सभा में किया गया घर घर जा कर के, और 29 से 30 अप्रैल में अंतिम रिपोर्ट कि किसको किसको घर मिलना है। लेकिन ये तिथि भी जो है आगे बढ़ गई है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, छत्तीसगढ़ में हरा सोना किसे कहा जाता है, बताओ भाई। जो सोना पहनते हैं वो कौन सा सोना होता है, गोल्डन कलर का होता है ना। लेकिन हरा सोना किसे बोलते हैं, कभी बस्तर आओ भाई, बस्तर, बस्तर में हरा सोना के रूप में क्या मिलता है भाई, तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता पत्ता इतनी वैल्यूएबल चीज है बस्तर में, आपको बता नहीं सकता। इसी तेंदुपत्ता के भरोसे पूरा बस्तर आजीविका चलता है। धान वान यहाँ उतना नहीं होता दोस्तों, धान गेहूं यहाँ बस्तर में नहीं होता, बस्तर में होता है तेंदुपत्ता, ठीक है। इसी तेंदुपत्ता से जो सरकार से जो पैसा मिलता है उसी के बदौलत वो घर चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा वहन करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं स्प्लेंडर प्लस डीलक्स। तो तेंदुपत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है बस्तर के लिए, ठीक है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर मानक बोरा, प्रति मानक बोरा कितना है बताएंगे। अगर आप तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं तो जब आप एक बोरा करते हैं, एक बोरा, तो आपको कितना रुपये मिलता है पता है, 5500 रुपये, 5500 रुपये। पहले कम राशि था, अब बढ़ चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल और इसमें पेपर में दिया हुआ है ना। देखो 1 अरब 49 करोड़, अब तो ये 2 अरब हो चुका है, ठीक है। इतना बजट है, इतना बड़ा बजट है। तो इसके बारे में डिटेल देखिए। तेंदुपत्ता पारिश्रमिक दर 5500 रुपये, मैंने थोड़ी देर पहले बताया। एक मानक बोरा में 50,000 पत्ते होते हैं। कितना पत्ता होता है, 50,000 पत्ता होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो तेंदुपत्ता खरीदी है तो कुल बजटीय राशि 204 करोड़, मतलब 2 अरब 4 करोड़, ध्यान रखेंगे। 2 अरब की राशि तेंदुपत्ता खरीदी के लिए सरकार ने प्रावधान किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में चरण पादुका योजना की शुरुआत किया गया। चरण पादुका योजना पहले जो है रमन सरकार शुरुआत किए थे। इसके अंदर चप्पल देते थे, क्योंकि जंगलों में जाते हैं गांव वाले तो बिना चप्पल पहने जाते हैं, बिना चप्पल पहने जाते तो उसमें पैर को उनका नुकसान होता है, कांटा लगता है, तो चप्पल दिया जाता है इसके अंतर्गत, अच्छे चप्पल दिए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए भी राशि दी गई है 50 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स खत्म होता है। मैंने आपका 30 से 35 मिनट लेकर के लगभग आपका 25 क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं, और लास्ट में यह PDF आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। और ये आपका लास्ट में जो है इसका आंसर भी है, ताकि आप लगाएं तो क्या बोलने से आपको फ़ायदा हो। और हाँ, जहाँ पे करतला मैंने ऑप्शन ले लिया तो करतला ऑप्शन गलत है, उसके जगह में आपको कटघोरा लेना है, तो ऑप्शन नंबर 1 लेना है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और फ्यूचर में इस वीडियो को और दूसरे दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।